देखिए, पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच दिल्ली में अहम बैठकों का दौर लगातार जारी है और इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से मुलाकात की। इस मुलाकात की जो तस्वीर सामने आई है वो बताने के लिए काफी है कि जंग में हम आगे हैं और दुश्मन बहुत पीछे। हंसते खिलखिलाते इन चेहरों को देखिए। इस तस्वीर में छुपे संदेश को पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये मुस्कुराहट बता रही है हम लड़ रहे हैं, लेकिन हमें कोई खतरा नहीं है। दुश्मन नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन बार बार नाकाम साबित हो रहा है। एक संदेश ये भी कि हम निश्चित तौर पर नासमझ पड़ोसी के साथ एक और लड़ाई जीतने जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सेना के तीनों अध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी शामिल हुए। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। लोग इस पर तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। कहा जा रहा है ये पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात की खुशी है, और सच भी है। भारत ने पहलगाम की दहशतगर्दी का जिस तरह से जवाब दिया है, पाकिस्तान ने उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने 7-8 मई की दरमियानी रात भारत पर नाकाम हमले शुरू किए। पाकिस्तान के हमले की हर कोशिश को धुआं कर दिया गया। जहां पाकिस्तान ने भारत को छेड़ा तो भारत ने जवाबी कार्रवाई की, और पाकिस्तान को कितना करारा जवाब मिला और सरहद पर क्यों खलबली है, देखें रिपोर्ट। आती हो गिनती तो गिनो पाकिस्तान। नाकाम हमले की हिमाकत का भारत ने ऐसे मिटा दिया नामो निशान। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान में खौफ बहुत भारी है। दिल मिलाए पाकिस्तान ने 7 से 8 मई की दरमियानी रात भारत के 15 शहरों को टारगेट किया। 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी, ड्रोन से हमले की कोशिश की। पाकिस्तान के नाकाम हमलों को भारत ने धुआं कर दिया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तान की मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया। इतने से भी पाकिस्तान बाज नहीं आया। 8 मई की शाम करीब 7:45 बजे पाकिस्तान ने एक और बड़े नाकाम हमले की कोशिश की। जम्मू कश्मीर के 8 शहरों, पंजाब के 2 शहरों और राजस्थान के 2 सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश हुई, लेकिन इस बार भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल्स को मिट्टी में मिला दिया। जहां धुआं पाकिस्तान। देखिए, हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों में तबाही मचाने की कोशिश तो खूब की, लेकिन हिंदुस्तान के आगे उसकी एक न चले। लेकिन भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को धुआं कैसे किया, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तानियों को भारत की ताकत का पूरा एहसास हो गया। यह तबाही पाकिस्तान की आने वाली पुश्तें भी याद रखेंगी। ये तबाही पाकिस्तान के हर हुक्मरान को सपने में भी कई सालों तक आते रहेंगे। हिंदुस्तान की तबाही का सपना देखने वाले दुश्मन देश को बदलते भारत की ताकत का यकीन जरूर हो गया होगा। भारतीय सेना ने हर मोर्चे से ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया कि पाकिस्तान हमेशा याद रखेगा। भारत ने पाकिस्तान के प्रमुख शहरों पर रणनीतिक हमले किए और ताबड़तोड़ गोले बरसाए। जब पाकिस्तान की मांद में घुसा हिंदुस्तान, शहर शहर दुश्मन देश में हाहाकार। भारत ने जवाबी कार्रवाई में सबसे पहले पाकिस्तान के एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को पंजाब प्रांत में ध्वस्त किया, तो पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई। उसके बाद सियालकोट, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी जैसे शहरों में कई किलोमीटर तक घुसकर तबाही मचा दी। हर हिंदुस्तानी को यह जानकर अपनी सेना पर गर्व होगा कि पाकिस्तान के 300 किलोमीटर अंदर तक के शहर में घुसकर भारत ने धुआं कर दिया। बौखलाहट में पाकिस्तान ने भारत को छेड़ने की कोशिश की, तो भारत के जवाब में पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाया। देखिए, कल जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री परमाणु हमले की धमकी दे रहे थे, इस तबाही के बाद उनको अगर आप सुनेंगे तो आपकी हंसी निश्चित तौर पर छूट जाएगी। क्या उनका कहना है, जरा सुनिएगा। जब भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान का शहर शहर धुआं होता रहा, तो शहबाज शरीफ के रक्षा मंत्री के परमाणु बम की धमकी वाला बयान धरा का धरा रह गया। आखिर पाकिस्तान भारत की हमलों को इंटरसेप्ट क्यों नहीं कर पाया? सुनिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का हास्यास्पद जवाब। ये जो ड्रोन्स आ रहे हैं इन पे ESM सूट माउंटेड है, तो ये प्रोब कर रहे थे
और ये प्रोब करते हुए ये लॉइटर हुए हैं, बट दे हैव बीन कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर्ड। इनका रूट आने का सारा वो कर रहा था, बट इसको एंगेज थ्रू लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से नहीं किया गया डेलिबरेटली टू अवॉइड द डिटेक्शन ऑफ ओन सिस्टम्स। हैंड्स फोर्थ जब से वो अपनी रेंज से उन्होंने ऑल्टीट्यूड को उन्होंने कम किया टू मज़ीद प्रोबस एज सेड इन दी लैंग्वेज के ट्रॉल करने के लिए, वो करने के लिए, तो उसमें फिर हमने उनको जो एक गन से और लेकिन एक गन से उनमें उनको गिराया। कहना चाहते थे कि हम लोगों ने इसलिए उसको नहीं मारा क्योंकि हमारी जो लोकेशन है वो पता चल जाती, भारत को डिटेक्ट हो जाते। अब देखिए जरा, पाकिस्तान के सांसद शाहिद अहमद खट्टक ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को गीदड़ और बुजदिल तक करार दिया है। इमरान खान की पार्टी के तहरीक पाकिस्तान के ये सांसद हैं भरी असेंबली में, यानी कि पाकिस्तान की भरी संसद में शहबाज शरीफ की कितनी फजीयत की इस रिपोर्ट में देखिए और मुस्कुराइए। एक तरफ शहबाज शरीफ के खिलाफ इमरान खान के समर्थक सड़कों पर उतरे हैं, दूसरी तरफ मोर्चा पाकिस्तानी सांसद ने खोल रखा है। पाकिस्तानी सांसद ने शहबाज शरीफ की तुलना गीदड़ से कर दी। मुझे टीपू सुल्तान के वो एक कॉल याद आ रहा है कि अगर एक लश्कर जिसका सरदार शेर हो और उसके साथ लश्कर में गीदड़ हो तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं। अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। पीटीआई सांसद शाहिद अहमद खट्टक यही नहीं रुके, उन्होंने अपने ही पीएम को बुजदिल तक कह दिया। जब आपका लीडर बुजदिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले उस जवान को? पाकिस्तान की यही बौखलाहट बताती है कि भारत के एक्शन से पाकिस्तान कितनी घबराहट में है। हिंदुस्तान के खतरनाक हथियारों के आगे पाकिस्तान हार गया है। हिंदुस्तान के सटीक हथियारों से पाकिस्तान की धुकधुकी बढ़ गई है। जी हाँ, हिंदुस्तान की ताकत की पाकिस्तान की झलक पाकिस्तान ने तो देख ली, लेकिन अभी उसे बहुत कुछ देखना बाकी है। अब आपको जरा बता देते हैं कि भारत के किन किन हथियारों से पाकिस्तान बेदम हो गया। देखिए, हम आपको बताते हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम, ये वो चीज है जिसने पाकिस्तान के सारे हथियारों को मोथरा कर दिया, हवा में ही मार गिराया। एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम है, इसकी जो फायरिंग रेंज है वो 4000 राउंड प्रति मिनट है। इसकी जो फायरिंग रेट है 4000 राउंड प्रति मिनट। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम इसमें मौजूद है और ये टारगेट को, कम ऊंचाई वाले टारगेट को, ड्रोन को, हेलीकॉप्टर को मार गिराता है। जी हाँ, और देखिए L70 गन जो है 40 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन विमान ड्रोन को निशाना बनाने के लिए डिजाइन हुआ है। और रेंज कितनी है इसकी? 4 किलोमीटर और फायरिंग जो रेंज है 300 राउंड प्रति मिनट। और इससे ड्रोन और लो फ्लाइंग टारगेट के लिए आधुनिक सेंसर भी इसमें मौजूद है। और इसी वजह से पाकिस्तान ने जितने ड्रोन दागे वो सब मार गिराए गए। अब देखिए, आतंक पर पाकिस्तान के हंटर कैसे चला। L70 गन है, ये बहुत ही सटीक मारक क्षमता वाली गन है। U23 mm गन भी मारक क्षमता वाली गन है। शिल्का सिस्टम, US इक्विपमेंट और S400, ये जो 5 आपको गिनाए ना हमने, L70, U23 mm गन, सिल्का सिस्टम, US इक्विपमेंट और S400, इनका जो इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर है ये हर अपने टारगेट को अचीव करता है और उस हिसाब से टारगेट बड़ा है, छोटा है, हर जो ये सिस्टम है वो अपनी फायर खोलता है और उस हिसाब से जो टारगेट है उसको जमीन पर मार गिराता है। अब देखिए, भारत का जो कवच है, रक्षा कवच, सुदर्शन चक्र भी जिसे कहते हैं, S400 400 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। S400 में 400 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। 400 उसी का इंडिकेशन है। और PAD 150 किलोमीटर पेलोड जिसे कहते हैं, ऊंचाई पर मिसाइल रोकता है। और देखिए, 30 किलोमीटर ऊंचाई तक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। AD जो है 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक सुरक्षा कवच प्रदान करता है भारत को, और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करता है। मिड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, इसकी हम बात कर लेते हैं। बराक, देखिए बराक 8, ये इजराइल से ली गई मिसाइलें हैं और एंटी मिसाइल के तौर पर ये इस्तेमाल होती हैं। 100 किलोमीटर तक दुश्मन को ढेर कर सकती है। और इसके अलावा आकाश नाम की जो मिसाइल है, स्वदेशी मिसाइल है, 30 किलोमीटर तक मिसाइल ये मार करती है और ध्वस्त कर देती है किसी भी टारगेट को।
5 किलोमीटर के दायरे में तुरंत एक्शन, तुरंत कार्रवाई। और देखिए शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम 6 स्पाइडर 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर रेंज में खतरों का यह खात्मा कर देता है। और इगला एस है 6 किलोमीटर तक हेलीकॉप्टर को गिरा देता है। और L-70Z सुखोई 23 ड्रोन पर सीधी फायरिंग करता है, यानी कि दुश्मन की तरफ से कोई भी ड्रोन तो उस पर अटैक और उसका खात्मा सुनिश्चित है। इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर है जो इन पांचों के जरिए जबरदस्त तरीके से दुश्मन के छोड़े गए किसी भी हथियार को हवा में ही नेस्तनाबूद करने में सक्षम है। और इसलिए पाकिस्तान की एक भी मिसाइल, ड्रोन और एयरक्राफ्ट भारत के भीतर घुस भी नहीं पा रहा है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान भारत पर हमला बोलकर बुरी तरह से फंस चुका है। अब हालात यह है कि पाकिस्तान आसमान से लेकर समंदर तक बुरी तरह से घिर गया है। देखिए पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को तोड़ने के लिए भारत ने वाटर प्रहार भी किया है। चौतरफा घिरा हुआ है पाकिस्तान। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान को चाहे जितनी भी नाफरमानी करनी है वो कर ले, लेकिन वो हिंदुस्तान के कहर से बच नहीं सकता। सिर्फ बम और बारूद से ही नहीं, पाकिस्तान पर भारत ने जल प्रहार भी कर दिया है। भारत ने चिनाव नदी पर सलाम डैम के कई गेट खोल दिए हैं, जिससे पानी पाकिस्तान में सैलाब बनकर बह रहा है। खबरों के मुताबिक इन दोनों बांध के आसपास के इलाकों में भारी बारिश के बाद भारत ने एक कदम उठाया है। सिंधु जल संधि स्थगित करने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत का यह दूसरा सख्त कदम है। इन दोनों डैम के खोले जाने से पाकिस्तान के कुछ जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है और पाकिस्तान के सियालकोट, गुजरात, कादिराबाद जिले में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। पाकिस्तान पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था और कमजोर कृषि से जूझ रहा है। अब भारत के इस प्रहार से उस पर और अधिक दबाव बढ़ गया है। तो भारत से बैर यानी दुश्मनी पाकिस्तान को महंगा पड़ रहा है। सिंधु जल संधि सस्पेंड होने से पहले पाकिस्तान में सूखे जैसे हालात बने। अब बगलिहार और सलाल डैम के गेट खोलने से पाकिस्तान पर बाढ़ का खतरा पूरी तरह से मंडरा चुका है। और हम आपको बताते हैं, बगलिहार सलाल डैम के गेट करीब सुबह 8:15 पर ये डैम के गेट खोले गए। बगलिहार सलाल डैम में 28,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। डैम के गेट खुलते ही चुनाव नदी उफान पर आ गई। बिल्कुल। और देखिए पाकिस्तान में कहां-कहां बाढ़ का खतरा है ये भी अब जरा आपको बता देते हैं। तो वो हिस्से हैं सियालकोट, गुजरात का उधर दारिबाबाद में बाढ़ का अलर्ट है। और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और कराची से सटे कई इलाकों पर बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक पाकिस्तान के ऊपर जल प्रहार भारत ने क्या किया कि पाकिस्तान बाढ़ के खतरे से अब जूझता नजर आ रहा है। भारत के जल प्रहार से पहले पाकिस्तान पानी की बूंद बूंद के लिए कैसे तरस रहा था और कैसे भारत ने पाकिस्तान की आर्थिक कमर तोड़ी, इसकी डिटेल्स भी आप जरा जान लीजिए। देखिए डैम बंद होने से पाकिस्तान की कमर कैसे टूटी। पाकिस्तान की करीब 80% जो खेती है वो उसकी सिंचाई सिंधु जल संधि पर ही निर्भर है। खासकर पाकिस्तान के फैसलाबाद और हाफिजाबाद जैसे बड़े शहरों की 80% आबादी। देखिए ये आबादी जो है चुनाव नदी के आसपास है और चुनाव नदी के पानी पर ही इसकी निर्भरता है। और इसका पानी बगलिहार डैम और सलाल डैम की वजह से रुक गया था और पाकिस्तान की खरीफ की फसल पर इसका सीधा असर पड़ा। पाकिस्तान ने खुद स्वीकार किया कि उसकी 21% फसल के उत्पादन पर इसका सीधा असर हुआ है। सिंचाई के लिए पानी नहीं मिला, फसल तबाह होने की आशंका है। और पाकिस्तान जो गेहूं उत्पादन में दुनिया में जो है 7वें पायदान पर है और कर्जों की किश्तें पाकिस्तान गेहूं निर्यात की कमाई से ही भरता रहता है। फसल बर्बाद होते ही पाकिस्तान की आर्थिक कमर टूट जाएगी और इसका इंतजाम भारत ने पूरी तरह से कर दिया है। और यही वजह है कि पाकिस्तान आज बाकायदा उसका इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन ट्वीट करके और पोस्ट करके सोशल मीडिया पर दुनिया के सामने भीख का खटोरा फैलाए नजर आया। पूरे पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। डर के साए में लोग जी रहे हैं और वो लोग भी दहशत में नजर आ रहे हैं जो सालों से खौफ का पर्याय बने थे। भागे भागे फिर रहे हैं। खबर यह है कि पाक की दाऊद इब्राहिम और उसके कुछ साथियों को पाकिस्तान ने ही कराची से हटाकर किसी दूसरे सुरक्षित ठिकाने पर भेजा है, लेकिन भारतीय एजेंसियों के रडार पर अभी भी है। भारत में सैकड़ों मौतों का गुनाहगार दाऊद इब्राहिम सालों से पाकिस्तान की सुरक्षित पनाह में रह रहा है। कराची के पॉश एरिया क्लिफ्टन में उसे छिपाकर रखा गया था, लेकिन अब एजेंसियों के सूत्रों से खबर आई है कि अंडरवर्ल्ड डॉन ऑपरेशन सिंदूर से डरा हुआ है। उसे डर है कि भारतीय ड्रोन और मिसाइलें उसका काम तमाम कर सकते हैं। ऐसे में बदले हुए हालात में वो कराची छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पहुंच गया है। दाऊद के साथ उसके खास गुर्गों छोटा शकील और मुन्ना झींगड़ा को भी कराची से हटाया गया है।
दाऊद इब्राहिम और उसके गुर्गे पाकिस्तान छोड़ किसी दूसरे देश में नहीं जा सकते, क्योंकि वो दुनिया भर की पुलिस के रडार पर है। एजेंसी सूत्रों के मुताबिक यही वजह है कि दाऊद और उसके करीबियों को पाक में ही कहीं छिपा कर रखा गया है। बस इसकी खबर नहीं है कि पाकिस्तान में वो कौन सी जगह है जिसे दाऊद और उसके करीबियों के लिए सुरक्षित माना जा रहा है। बौखलाया पाकिस्तान मानने को तैयार ही नहीं है। वो सीमा पर नागरिक इलाकों में लगातार फायरिंग करके आम नागरिकों की जान ले रहा है। देखिए, उरी में 8 लोग जख्मी हो गए जबकि एक महिला की मौत हो गई। आपको दिखाते हैं उरी से एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट। सर क्या हुआ था बता सकते हैं? वो गाड़ी में थी, गाड़ी में जा रहे थे, अब खुद को बचाने के लिए यहाँ शेलिंग हो रही थी। फिर ये रिलेशन के जितने भी आदमी अपनी गाड़ी में बैठे स्कॉर्पियो में, तो सब उठा के बच्चे ये भी थे, सारे थे, ये यहाँ से निकले तो उधर मोहरा के नज़दीक पहुँचे, यहाँ से कोई 3 किलोमीटर दूर। तो वहाँ शेलिंग हो गई, उसी का एक शेल इसको आ गया गाड़ी के बीच में से अंदर और इसका सर आधा काट दिया। और कौन था गाड़ी में? और भी थी, दूसरी उसकी थी, दूसरे भाई की बीवी, वो भी जख्मी हो गई। तो आप बोल रहे हैं कि यहाँ से बिल्कुल 2-3 किलोमीटर यहाँ से पीछे वो शेल लैंड हुआ है। इसका मतलब ही कि जहाँ हम खड़े हैं ये भी इन द लाइन ऑफ फायर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी है। 5 किलोमीटर इसमें। इसके पहले भी हुआ है ऐसे? होता रहा, लेकिन इस तरह डायरेक्ट बीच में नहीं है, होता रहा रात पार। शल नहीं आया इस एरिया में, लेकिन ये फर्स्ट टाइम सर यहाँ से यहाँ नहीं आता था, लेकिन फर्स्ट टाइम आज ये शल जो है यहाँ पर गिरे। जबकि श्रीनगर के राजौरी इलाके में पाकिस्तान ने जो उनकी सेना है जमकर फायरिंग की। भारत ने भरपूर जवाब दिया है। इसकी वजह से इलाकों में रहने वाले लोग खौफ में जी रहे हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से एनडीटीवी की रिपोर्ट। राजौरी जिले के एक और गांव को निशाना बनाया गया है। मैं इस वक्त अपने कैमरा सहयोगी रिजवान के साथ इस गांव में हूं और आप ये देखिए, ये जो घर है इसको देर रात फिर से निशाना बनाया गया है। यहाँ पूरी यहाँ की दीवार, 5 सदस्य इस घर में थे। बताया जा रहा है एक बच्चा भी था यहाँ पर। चोट लगी है सबको और ये घर की हालत देखिए आप, किस तरह से दीवार में किस तरह से सुराख हो गया। ये देखिए, ये दीवार में बिल्कुल छेद है और मेरे कैमरा साथी रिजवान आपको दिखाएंगे कमरों की क्या हालत है, क्योंकि सामने से बिल्कुल शेलिंग हुई है। ये घर की चारपाई है, ये घर की चारपाई है जो टूट चुकी है और यहाँ पर शायद, हाँ देखिए, कुछ मवेशी बंधे हुए हैं। अक्सर इन गाँव की यही हालत है, क्योंकि जिस तरह से शेलिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है, ये बेज़ुबान यहाँ बंधे रह गए हैं। और जाहिर सी बात है, चूँकि जो घर में रहते हैं उन लोगों को खासा ख़तरा है, इसीलिए वो घर छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। चुन चुनकर इसके आसपास में भी राजौरी ज़िले के कुछ और घरों को निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान की नापाक हरकतों के बाद घाटी में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती है। पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच एनडीटीवी भी मौके पर है। आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से मुकेश सिंह संगर की रिपोर्ट। इस वक्त हम श्रीनगर से कुपवाड़ा की तरफ जा रहे हैं, लेकिन देखिए मैं आपको श्रीनगर के अंदर ही सुरक्षा दिखाता हूं। इतनी ज़्यादा सुरक्षा हमने पिछले 12-13 दिन के दौरान कभी नहीं देखी है जितनी सुरक्षा आज श्रीनगर में। देखिए चप्पे चप्पे पर पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ और जो बाकी सुरक्षा बल हैं उनके जवान तैनात हैं। यहाँ पर आपको हर जगह जो सुरक्षा बल है वो बड़ी संख्या में नज़र आएगा। लेकिन इसके बाद आज यहाँ पर अभूतपूर्व सुरक्षा, ये देखिए राइट में कितनी बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया है और पूरे श्रीनगर में इस तरह के सुरक्षा के हालात हैं। फिलहाल श्रीनगर के अलावा जो आसपास के ज़िले हैं वहाँ पर भी सुरक्षा बहुत कड़ी है और ये कहा गया है कि कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी दिखे तुरंत गोली मारने के आदेश हैं और चप्पे चप्पे पर जो पुलिस है वो यहाँ पर तैनात है। और न सिर्फ पुलिस बल्कि जो हमारे सीआरपीएफ है या जो बीएसएफ के जवान हैं वो तमाम जगहों पर तैनात किए गए हैं। तो पाकिस्तान जब जब भारत से टकराता है वो मुंह की ही खाता है। देखिए, पाकिस्तानी झंडा तो यहाँ है, लेकिन हमारा झंडा शान से ऊंचा तिरंगा लहरा रहा है। पाकिस्तान ने आखिर कितने ड्रोन और मिसाइल्स भारत पर दागी है, भारत के जवाबी एक्शन में पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, इसके डिटेल्स पाकिस्तान के होश उड़ाने वाले हैं। सबसे पहले यह जानिए कि पाकिस्तान ने कितनी मिसाइलें और ड्रोन दागे जिन्हें भारत ने आसमान में ही धुआं धुआं कर दिया है। बिल्कुल, 24 लोकेशंस पर ड्रोन से हमले की कोशिश की गई। पाकिस्तान ने 100 से ज्यादा मिसाइल्स दागी।
भारत ने ज्यादातर मिसाइल मार गिराई। सूत्रों की माने तो 500 से ज्यादा ड्रोन पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए भारत में हमले की कोशिश की थी। और ज्यादातर ड्रोन्स बिना निशाने वापस लौटे और 70 ड्रोन को भारतीय सेना ने मार गिराया हवा में ही। भारत ने पाकिस्तान के 4 फाइटर जेट भी मार गिराए हैं पिछले कुछ दिनों में। इनमें 2 GF-17 जो कि चाइना से बने हुए हैं और 2 F-16 फाइटर जेट शामिल हैं जो अमेरिका में बने हुए हैं। और इसने भारत पर अमेरिका की मर्जी के खिलाफ F-16 उड़ाकर अनुबंध का उल्लंघन भी किया है। तो आगे F-16 उड़ा पाएगा कि नहीं उड़ा पाएगा ये भी देखना होगा। अभी भी जान लीजिए कि भारत के जवाबी एक्शन में पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान का कराची ये वो शहर है जो पोर्ट सिटी है और एक तरह से पाकिस्तान की कमर्शियल कैपिटल भी है। इसके अलावा गुजरावाला, अटक और रावलपिंडी, लाहौर, चकवाल, कराची, मियानो, छोर ये बिल्कुल दक्षिणी हिस्से का एक शहर है। छोर और घोटकी समेत 12 जगहों पर भारत ने ड्रोन अटैक करके पाकिस्तान की जड़ें हिला दी थी। उसी के बाद डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, उनसे पूछा गया कि पकड़ क्यों नहीं पाए, इंटरसेप्ट क्यों नहीं कर पाए, तो कहते हैं कि हमने इसलिए नहीं किया कि हमारा लोकेशन जो है वो पता चल जाएगा। खैर, लाहौर में पाकिस्तानी आर्मी का एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने पूरी तरह से तबाह कर दिया। सिस्टम को तबाह तो किया और लाहौर के अलावा पंजाब, फैसलाबाद, सरगोदा, सियालकोट, मुल्तान के डिफेंस सिस्टम को भी भारत ने तबाह किया। रावलपिंडी में क्रिकेट स्टेडियम में भी भारी तबाही मचाई। ड्रोन से ही स्टेडियम को नेस्तनाबूद कर दिया। और रावलपिंडी तो वही जगह है जहां पाकिस्तानी हेडक्वार्टर है, असीम मुनीर भी वहीं रहते हैं, यानी निशाने पर। बिल्कुल। तो पाकिस्तान को देखिए, उनका जो लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम है वहां बहुत बड़ा गुमान था पाकिस्तान को, क्योंकि इसे पाकिस्तान ने चीन से खरीदा था। HQ-9 इसका नाम था और इसका बाया फाड़ दिया भारत के एक छोटे से ड्रोन ने जाके। लाहौर में पाकिस्तान का HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम था और 2021 के बाद HQ-9B को पाक आर्मी में शामिल किया गया था। पाकिस्तान ने भारत के रफाल, ब्रह्मोस और सुखोई 30 MKI के मुकाबले के लिए HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम चीन से खरीदा था। लेकिन यहां तो हम लोग चीन से जो सामान खरीदते हैं वैसे ही मान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं कि जो चार्जर है वो भी ना खरीदे, पता नहीं कब फुस हो जाएगा, चार्ज ना हो। और पाकिस्तान ने तो एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लिया और उसकी क्या हालत हुई, वो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। चीन के जिस एयर डिफेंस सिस्टम पर पाकिस्तान बल्लियों उछलता था वो चाइनीज सामान की तरह पहले ही टेस्ट में फुस हो गया। जी, भारत ने पाकिस्तान को दिखा दिया कि हिंदुस्तान घर में घुसकर मारने की पूरी क्षमता रखता है। न सिर्फ क्षमता बल्कि ताकत के साथ जवाबी कार्रवाई करके दिखा भी दिया। चलिए जरा अब बढ़ते हैं आगे न्यूज हेडक्वार्टर में। भारत लगातार एक्शन ले रहा है। भारत के जवाबी एक्शन से पाकिस्तान में बेचैनी है, घबराहट है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने हमले की नाकाम कोशिश की और इस कदम से पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ता हुआ नजर आता है। बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है। अमेरिका से पाकिस्तान को हस्तक्षेप की उम्मीद थी, लेकिन अमेरिका ने अभी पाकिस्तान को आईना दिखा दिया है। 2 टूक कह दिया, हम कोई मदद नहीं कर सकते, या तो इंडिया के साथ बातचीत कर लो, हमला लड़ाई छोड़ दो, नहीं तो भुगतो। पहलगाम पर पाकिस्तान एक्सपोज हुआ। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से बदला लिया, आतंक की कब्र खोदी। बौखलाहट में पाकिस्तान नाकाम हमलों की कोशिश पर उतरा और दुनिया को पाकिस्तान के गुनाहों को समझने में देर नहीं लगी। पाकिस्तान ने मदद के लिए अमेरिका से गुहार लगाई, लेकिन मायूसी हाथ लगी। चंद घंटे पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने पाकिस्तान को झटका दिया। 2 टूक कहा, भारत पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति में अमेरिका हस्तक्षेप नहीं करेगा, यह अमेरिका का काम नहीं है और अमेरिका भारत को हथियार डालने के लिए नहीं कह सकता। UNCC से भी पाकिस्तान ने मदद मांगी। एक क्लोज डोर मीटिंग की थी। पाकिस्तान की गुजारिश के बाद हुई इस मीटिंग में भी कोई ठोस परिणाम नहीं निकला था। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत को अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल, नीदरलैंड और पनामा जैसे कई देशों का समर्थन मिला, जबकि तुर्की, अजरबैजान और कतर ने पाकिस्तान का समर्थन करते हुए भारत के एक्शन पर चिंता जताई। तो भाई साहब, अब तो अमेरिका ने भी पाकिस्तान को लताड़ दिया है। अब आपको ये बताते हैं कि भारत ने पाकिस्तान को कितने अंदर तक घुसकर मारा और कितने दर्द दिए, और ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सियालकोट ये पाकिस्तान का आर्मी कैंट का हेडक्वार्टर भी है, यानी कि आर्मी का कैंट का एक यहाँ पर बड़ा अड्डा है। व्यापारियों के लिए एक अहम शहर है क्योंकि सिल्क रूट पर पड़ता था। अमृतसर से 100 किलोमीटर दूर है और दिल्ली से 513 किलोमीटर और जम्मू से 47 किलोमीटर। श्रीनगर से इसकी दूरी 165 किलोमीटर। और कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सिंध प्रांत की राजधानी, सबसे बड़ा पोर्ट, पाक की इकोनॉमी वाला शहर, गुजरात बॉर्डर के बेहद करीब और भारतीय बॉर्डर से 350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
इस्लामाबाद की बात कर लेते हैं। पाक के दिल पर हमला कर भारत ने पाकिस्तान को दहला दिया है। देश की राजधानी यानी कि पाकिस्तान की राजधानी है, संसद भवन यहीं है, सुप्रीम कोर्ट यहीं है, राष्ट्रपति भवन यहीं है, प्रधानमंत्री का दफ्तर यहीं है और प्रधानमंत्री रावलपिंडी के एक अस्पताल में इलाज के बहाने एडमिट हैं, ताकि उनको पता है कि भारत नैतिक देश है, अस्पताल पे तो हमला नहीं करेगा, मैं जिंदा बचा रहा हूँ। बाघा अटारी बॉर्डर से 250 किलोमीटर मात्र दूरी पर है। कश्मीर से 200 किलोमीटर लाहौर के नजदीक है। और देखिए लाहौर की अब जरा डिटेल्स दे देते हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर है, आर्थिक और राजनीतिक रूप से अहम शहर है, जबकि पेशावर खैबर पख्तूनख्वा का आर्थिक केंद्र और बाघा अटारी बॉर्डर से मात्र 340 किलोमीटर की दूरी है और जम्मू कश्मीर से 150 किलोमीटर है। अब रावलपिंडी की बात कर लेते हैं, जहां पर पाक सेना का हेडक्वार्टर है। जनरल आसिफ मुनीर, आसिफ मुनीर, उसका भी घर यहीं पर है और बताया जा रहा है कि वो खुद ही अपने परिवार को विदेश भेज चुके हैं ताकि परिवार को सुरक्षित रखा जा सके। उनको पूरा भरोसा है कि भारत की आर्मी उनको आके पेल देगी। पाक आर्मी का गढ़ है ये शहर रावलपिंडी। अटारी बॉर्डर से 250 किलोमीटर है और एलओसी से 120 किलोमीटर दूर है, यानी कि भारतीय सेनाओं की किसी भी तरह से देखा जाए तो रेंज के भीतर ही है। अब भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे ऑपरेशन सिंदूर के बाद तनाव के बीच हवाई उड़ानों पर भी काफी असर पड़ा है। वो तो लाजमी है, देखिए पढ़ना ही था। एविएशन कंपनियों ने यात्रियों के लिए कई एडवाइजरी जारी कर दी है। आपको डिटेल्स में दिखाते हैं रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन कब खत्म होगी कहना मुश्किल है। दोनों तरफ से मिसाइल अटैक हो रहे हैं तो दूसरी तरफ छुट्टियों के चलते काफी हवाई यात्रा भी कर रहे हैं। ऐसे में देश भर के 27 हवाई अड्डे को 10 मई तक बंद कर दिया गया है। कई एविएशन कंपनियों ने अपने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है। एयर इंडिया ने यात्रियों को समय से 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने की सलाह दी है, तो पहुंचने से 75 मिनट पहले चेक इन बंद कर दी जाएगी। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तरफ से भी यात्रियों को सलाह दी गई है। कहा गया है बढ़ी हुई सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण यात्रियों को हवाई अड्डे पर लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। सुझाव है कि आप हवाई अड्डे के अपनी यात्रा की योजना इस तरह बनाएं कि आप जल्दी पहुंच पाएं। तो एहतियात के तौर पर भारत सरकार हर वो कदम उठा रही है जो कि उठाने चाहिए और कुछ बड़े कदम उठाएं ताकि भारत में किसी को भी परेशानी ना हो और पाकिस्तान को उसकी हरकतों का माकूल जवाब भी दिया जा सके। अब आपको बता देते हैं बारी बारी से 10 मई तक भारत में कहां कहां कौन कौन से एयरपोर्ट बंद रहेंगे ताकि आपको हवाई यात्रा करनी हो तो किसी तरह की दिक्कत ना हो। जी, उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां हिंडन है, मध्य प्रदेश की बात करें तो ग्वालियर है और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और जम्मू। उधर लद्दाख की बात क्या है? लद्दाख में बिल्कुल लेह और चंडीगढ़ में, यानी कि चंडीगढ़ का चंडीगढ़ एयरपोर्ट, पंजाब का अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, भटिंडा, हलवारा, पठानकोट, ये वो एयरपोर्ट हैं जो बड़े या तो सैन्य ठिकाने हैं या एयरबेस हैं, इनको भी फिलहाल बंद कर दिया। जबकि हिमाचल प्रदेश की बात कर लें तो राजधानी शिमला, भूंतर, धर्मशाला, गग्गल है और राजस्थान में कहां? राजस्थान में जोधपुर है, बड़ा सैन्य ठिकाना है आर्मी का, बीकानेर, जैसलमेर और किशनगढ़, ये वो 4 ऐसे एयरपोर्ट हैं जिनको राजस्थान में फिलहाल 10 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। जबकि हम गुजरात की बात कर लें तो मुंद्रा, जामनगर, राजकोट, पोरबंदर, कांडला, केशोद और भुज एयरपोर्ट्स इसमें शामिल हैं ताकि एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया, कोई परेशानी ना हो। एक तरह से देखा जाए भारत की पश्चिमी सीमा पश्चिम दक्षिण से लेकर पश्चिम उत्तर तक सभी एयरपोर्ट को 10 मई तक के लिए लगभग बंद कर दिया गया है और अगर आप इन जगहों पर जाना चाहते हैं तो फिलहाल आप हवाई यात्रा नहीं कर पाएंगे और जैसे ही एयरपोर्ट खुलेंगे तो एनडीटीवी सबसे पहला चैनल होगा जो आपको इस बारे में जानकारी देगा। जी, पाकिस्तान अगर तनाव को जारी रखता है तो वो बहुत जल्द दिवालिया हो सकता है, क्योंकि पहले से ही दिवालिया है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वर्ल्ड बैंक, IMF जैसी संस्थाओं से मिलने वाली इमदाद यानी कि कर्ज, ऋण पर ही चल रही है। जिस देश की अर्थव्यवस्था सालों से जर्जर हालत में है, जिस सरकार के पास देश चलाने के पैसे नहीं हैं, जो देश एक लोन पाने के बाद दूसरे के लिए कोशिशें शुरू कर देता है, वो खुद को जंग के मैदान तक खींच लाया। अगर ये लड़ाई बढ़ी तो पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम आपको आंकड़े बताते हैं। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम हो रहा है। अप्रैल महीने में फॉरेन रिजर्व 15.8 अरब डॉलर था, जो सिर्फ 2 महीने के आयात के लिए पर्याप्त है।
2023-24 में पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 2.5% रही। 2024-25 के लिए आईएमएफ ने पाकिस्तान की जीडीपी में मात्र 2.6% ग्रोथ का अनुमान लगाया था। 2023 में पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 38% के स्तर पर पहुंच गई थी, जो 2025 में घटकर 6% रह गई थी। पाकिस्तान में महंगाई दर घटी जरूर, बावजूद इसके रोजाना की जरूरत की चीजें और खाने पीने के सामान के दाम काफी ज्यादा हैं और लोग इसके लिए काफी कीमत चुका रहे हैं। तो पाकिस्तान की आर्थिक चुनौतियां बड़ी हैं। युद्ध के पहले उसे कई क्षेत्रों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी हालात और ज्यादा खराब हुए हैं। आईएमएफ के मुताबिक किसी देश का विदेशी मुद्रा भंडार कम से कम 3 महीनों के लिए आयात के लिए पर्याप्त होना चाहिए, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 महीनों के लिए आयात के लिए विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है। मौजूदा समय में इसके ऊपर 131 अरब डॉलर का कर्ज है। 131 अरब डॉलर, इसको पाकिस्तानी करेंसी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो करोड़ों अरब रुपए में पहुंच जाएगा। देखिए, 30 जून से पहले पाकिस्तान को 22 अरब डॉलर के कर्ज का भुगतान करना है और आईएमएफ भी आगे पाकिस्तान को मदद देने से इनकार कर सकता है। देखिए, कब तक भुगतान करना है ये आपको बता देते हैं। फिर से 30 जून से पहले 22 अरब डॉलर का भुगतान करना है। पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज लगातार दरक रहा है। 8 मई को कराची स्टॉक एक्सचेंज KSE 30 जो है वो 7.2% नीचे गिर गया, 7.2% नीचे गिरा है। तो कराची स्टॉक एक्सचेंज का जो है दरअसल कराची हलवा हो गया। अब समझ लीजिए, पाकिस्तान को अपने स्टॉक मार्केट को कुछ देर बंद रखने के लिए मजबूर होना पड़ा और इंडिया के एक्सपोर्ट रोक देने से पाकिस्तान में दवाओं की भारी कमी हो रही है। इस वक्त पाकिस्तान भारत से करीब 20% दवाओं का आयात करता है। उसमें से ज्यादातर दवाएं जीवन रक्षक श्रेणी में आती हैं, यानी कि साधारण सर्दी जुकाम बुखार से लेकर और डे टू डे में इस्तेमाल होने वाली जीवन रक्षक दवाइयां भी वो भारत से ही आयात करता है। पाकिस्तान की जीडीपी में कृषि का योगदान 22.7% है, जबकि सिंधु जल समझौता रद्द होने से पाकिस्तान में खेती किसानी का बहुत संकट गहरा गया। पाकिस्तान में करीब 90% कृषि भूमि को पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया है। करगिल युद्ध में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर 1 अरब डॉलर का बोझ पड़ा था और भारत ने बालाकोट में जब कार्रवाई की थी तो पाकिस्तान के टूरिज्म सेक्टर पर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ, असर पड़ा। अगर हालिया तनाव की बात करें तो ये तनाव बढ़ा, जंग बढ़ी, पाकिस्तान के लिए एक नई चुनौती खड़ा कर देगा। और पाकिस्तान इतना समझदार देश है कि भीख का कटोरा है हाथ में और युद्ध लड़ने चले हैं, जबकि हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए ना, पाकिस्तान के क्षेत्र में भी ये कहावत है कि शादी ब्याह और दुश्मनी बराबर वालों में करनी चाहिए। चलिए अगली खबर का रुख कर देते हैं। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान के ठिकाने उड़ाए तो पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई से दुनिया सन्न रह गई। जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर खूब खरी खोटी सुनाई है। सुनिए। अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देकर पाकिस्तान दुनिया भर में अलग थलग पड़ चुका है। आतंकवाद के साथ गलबैयां करने वाले पाकिस्तान को योगी आदित्यनाथ ने भी खूब सुनाया। जिस प्रकार की बर्बरतापूर्ण और शरारतपूर्ण कार्रवाई की थी, उस आतंकी कृत्य की हर भारतवासी ने निंदा ही नहीं की थी, बल्कि पाकिस्तान को सबक सिखाने की भी ठानी थी। लाहौर और बहावलपुर में भारत की एयर स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों की मौत हुई है और जनाजे में पाकिस्तान सेना के शामिल होने पर योगी ने जमकर खरी खोटी सुनाई। आज आप देख रहे होंगे किस रूप में अलग थलग पड़ा पाकिस्तान आज दुनिया के सामने कराहता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान हर बार अपने खिलाफ सबूत मांगता है, लेकिन अपनी इन हरकतों से वो दुनिया को खुद ही सबूत दे रहा है। आतंक और आतंकवाद के खिलाफ वो कार्रवाई नहीं बल्कि गलबैयां करता है। देखिए, दुश्मन पानी के रास्ते भी दाखिल होकर नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में समुद्री सीमा पर भी खासी निगरानी रखी जा रही है। अरब सागर के इन खूबसूरत किनारों को देखिए। यहाँ रोजाना हजारों लोग सैर सपाटे के लिए पहुँचते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ मौजूदा हालात को देखते हुए मुंबई पुलिस अलर्ट पर है। बीच पर निगरानी बढ़ाई गई है। पुलिस के जवान छोटी छोटी टुकड़ियों में गश्त कर रहे हैं। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। इसी कड़ी में दादर चौपाटी पर एक शख्स से कुछ सवाल जवाब किए गए। इसके बाद पुलिस के जवान आगे बढ़ते हैं। कुछ युवा मस्ती करते दिखते हैं।
इन्हें भी सुरक्षा का हवाला देकर तुरंत यहां से निकलने के लिए कहा गया। समुद्री सीमा पर चौकसी बहुत जरूरी है। भूलना नहीं चाहिए कि कसाब और उसके साथी पानी के रास्ते ही मुंबई में दाखिल हुए थे और इसके बाद देश ने कितनी बड़ी मुश्किल का सामना किया था। पाकिस्तान की सीमा से सटे राजस्थान के जैसलमेर जिले में बीती रात बम जैसी किसी चीज के गिरने से लोगों में खासी दहशत फैल गई। देखिए, पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। उसके बाद सेना को बुलाया गया फौरन। किशन घाट में जोगियों का वास इलाका, इस जगह सरहद से ज्यादा दूर नहीं है। बीती रात यहां आसमान से कोई चीज गिरी। लोगों ने करीब से जाकर देखा तो उन्हें बम समझ में आया। इसके बाद पुलिस और प्रशासन को खबर की गई। कल रात को करीब 9 बजे वहां से आया था बम, यहाँ आके गिरा। फिर हम यहाँ ही थे, सोने के लिए यहाँ ही थे रास्ते पर। फिर हमने पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई। कल सुबह आई लगभग 7 बजे आई थी। अभी बम यहाँ पे पड़ा हुआ है, पुलिस भी है मौके पर। ये किशन घाट नेशनल गेट के सामने जोगियों का वास है किशन घाट, वहाँ पे ये बम गिरा है। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने सेना के बम निरोधक दस्ते को बुलाया। सेना की टीम ने अपना काम पूरा किया। इसके बाद इलाकाइयों ने राहत की सांस ली। अभी के हालात में जरूरी है कि सरहद से लगे इलाकों में जवानों के साथ स्थानीय लोग भी चौकन्ने रहें। भारत के पलटवार से पहले बड़े बड़े दावे करने वाला पाकिस्तान अब खौफ के साए में जिंदगी काटने पर मजबूर है। सीमा से लगे पाकिस्तान के बहुत सारे गांव खाली हो चुके हैं और वहां वीराना है, सन्नाटा है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 200 मीटर दूर बसा पाकिस्तान का सैदावाली खिली गांव, इसकी सरहद रामगढ़ को छूती है जो राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। यहाँ रहने वाले अपनी जान बचाकर भाग चुके हैं। खेत और खलिहान खाली पड़े हैं। दूर दूर तक सन्नाटे का आलम है, सिर्फ परिंदे बचे हैं। अब इन मकानों पर गौर कीजिए। दरवाजों पर ताले लगे हैं। एक के बाद एक हर घर की ऐसी ही तस्वीर है। लोग अपनी जान बचाकर सुरक्षित जगहों पर जा चुके हैं। कुछ दिन पहले तक ऐसे हालात नहीं थे। यहाँ आम गांव की तरह रौनक हुआ करती थी, लेकिन अब हालात जुदा हैं। जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर समेत राजस्थान के सभी सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट घोषित है। पाकिस्तान के किसी भी आक्रमण के खिलाफ जवान मुस्तैद हैं। सेना की तैनाती और चौकसी बढ़ाई गई है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पाकिस्तान के बठिंडा में पाकिस्तान के ड्रोन अटैक को पूरी तरह से भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। एक घर पर हमला होने से पहले ही ड्रोन को भारतीय सेना ने हवा में ही मार गिराया है। खेतों में पड़े ड्रोन के टुकड़े पाकिस्तान की शिकस्त के सबूत हैं। बठिंडा का तुंगवाली गांव पाकिस्तान के बर्बाद हुए ड्रोन देखने आया है। पाकिस्तान ड्रोन के जरिए इस घर को टारगेट करना चाहता था, लेकिन भारतीय सेना ने हमले से पहले ही ड्रोन मार गिराया। तबाह हुए ड्रोन के कुछ टुकड़े घर पर भी गिरे, जिससे घर की खिड़कियां और दरवाजे टूट गए। शेड क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन लोगों का हौसला बुलंद है। ਜਦੋਂ जंग लगती है उदों नफा नुकसान तो ਹੁੰਦਾ ही है जी। देखो, पर साडे ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਕੋਈ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। गांव वालों ने पाकिस्तान को बड़ा संदेश दिया। 2 टूक कहा, भारतीय सेना से टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। ब्रेक के बाद न्यूज हेडक्वार्टर में स्वागत है आप सभी का। भारत पाकिस्तान के तनाव का असर खेलों की दुनिया पर भी पड़ रहा है और बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के मैचों को फिलहाल 1 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया है। इस बात की आशंका पहले ही जताई जा रही थी और अब बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लिया है।
आईपीएल के मौजूदा सीजन को बीच में स्थगित कर दिया गया है। अब बीसीसीआई की पहली प्राथमिकता विदेशी खिलाड़ियों को उनके घर भेजने की है। उनकी घर वापसी शुरू भी हो गई है। बाकी खिलाड़ियों में भी खेलने की ज्यादा इच्छा नहीं थी। यही वजह है कि टूर्नामेंट को टाल दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की अगले 10 दिनों में बैठक होगी। इस बैठक में आईपीएल के मौजूदा सीजन के बचे हुए मैचों पर फैसला होगा। भारतीय टीम जून में इंग्लैंड के दौरे पर जाएगी, जो अगस्त तक चलेगा। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीकी टीम भी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रहेगी, जो अगस्त में ही खत्म होगा। इन 4 देशों के आपसी मुकाबले के अलावा कुछ और देशों को हाल ही के महीनों में मैच खेलने हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि बाकी के मैच अगस्त के आखिरी में हो सकते हैं। आईपीएल के अभी केवल 16 और मैच होने हैं और फाइनल मुकाबला कोलकाता में होना तय है।